आपने वैसे तो अपराध जगत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इन कहानियों के बीच अगर वीरप्पन का नाम ना लिया जाए तो शायद ये वीरप्पन के साथ ज्यादती होगी। वही वीरप्पन जिसकी शानदार मूछें और काले कपड़े उसकी पहचान हुआ करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पुलिस अधिकारी के सिर के साथ फुटबॉल खेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पुलिस अधिकारी ने उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया था। एक ऐसा खूंखार और निर्दयी व्यक्ति जिसने अपनी नवजात बच्ची का कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रोने की वजह से उसके पकड़े जाने का भय था। एक ऐसा खूंखार व्यक्ति जिसका पेशा था अपराध, जिसने महज 17 साल की उम्र में एक हाथी का शिकार किया था। हाथी का शिकार उसके पसंदीदा कामों में से एक था। वह हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसका शिकार किया करता था। 20 साल तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहने वाला वीरप्पन सामने से पुलिस को चुनौती देकर कहता था कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ। 20 साल तक वीरप्पन चुनौतियों से खेलता रहा, लेकिन जब मौत उसके सामने आई तो महज 20 मिनट में 338 राउंड की गोलियां चली और महज 2 गोलियों ने वीरप्पन को छलनी कर दिया। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गोपीनाथम में हुआ था और महज 17 साल की उम्र में चंदन की लकड़ियों की तस्करी और हाथी के शिकार में उसकी दिलचस्पी हो गई। अपराध की दुनिया में धीरे धीरे 17 साल की उम्र से उसका प्रवेश होने लगा, लेकिन यह साल 1993 था और उसकी उम्र इस वक्त 41 साल की थी जब उसे पूरे भारत ने जान लिया। वीरप्पन तमिलनाडु के जंगलों में छिपा रहता था और एक बार उसने तमिलनाडु पेट्रोल पुलिस के प्रमुख लहीम गोपाल कृष्णन के लिए भद्दी भद्दी गालियों से भरे एक पोस्टर को कोलाथपुर गांव में लगवाया। 9 अप्रैल 1993 की यह सुबह थी जब वीरप्पन के द्वारा लगाए गए इस बैनर पर लोगों की नजर गई। इस बैनर पर गोपाल कृष्णन को साफ चुनौती देते हुए लिखा गया था कि अगर उनमें दम है तो वे वीरप्पन को पकड़ कर दिखाएं। गोपाल कृष्णन को उनके दोस्त रैम्बो बुलाया करते थे क्योंकि वो दिखने में काफी हट्ठे कट्ठे थे। रैम्बो ने उसी समय वीरप्पन को पकड़ने का फैसला लिया और अपने जीप से वीरप्पन की तलाश में निकल पड़े। वीरप्पन को मालूम था कि रैम्बो आएंगे, इसलिए उसने अपने आप को तैयार कर रखा था। संयोग से बीच में ही रैम्बो की जीप खराब हो गई और फिर वहां से पुलिस की 2 बस में रैम्बो वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपने जत्थे के साथ निकले, जिसमें से एक बस में रैम्बो खुद बैठे हुए थे। उनके साथ 15 मुखबिर थे, 4 पुलिस वाले थे और 2 जंगल के गार्ड थे। दूसरी बस में अपने 6 साथियों के साथ तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार बैठे हुए थे। वीरप्पन ने दूर से ही रैम्बो को बस की अगली सीट पर बैठे हुए देखा था और फिर अपने साथियों को इसके बारे में सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही वीरप्पन के साथियों ने रास्ते पर बारूद बिछा दी। जैसे ही बस उस स्थान पर आई, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ। इतना जबरदस्त धमाके की वजह से बस कई फीट ऊपर हवा में उछल गई और जितने भी लोग उस बस में सवार थे उन सभी के चीथड़े 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन पर गिरी। कई लोग तो ऐसे थे जिनकी लाश कई फीट दूर जाकर गिरी थी। धमाका इतना जबरदस्त होगा इसका अंदाजा वीरप्पन को भी नहीं था। कुछ देर बाद जब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की बस वहां पर पहुंची तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने 21 क्षतिग्रस्त शवों की गिनती की और बाकी बचा एक व्यक्ति वहां से थोड़ी दूर जाकर गिरा था, इसलिए उस बदहवास स्थिति में अशोक कुमार ने उन्हीं 21 शवों को दूसरे बस में रखा और वो वहां से निकले। ये पहली घटना थी जिसने वीरप्पन को पूरे भारत में, या फिर यूँ कह लीजिए कि पूरे देश में उसे फेमस कर दिया, उसे कुख्यात कर दिया। उसके बाद वीरप्पन के अपराध का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की नींद उड़ती गई। वीरप्पन का नाम तो सबको पता था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। एक बार एक वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिससे कि वो अपने सिर में लगा सके। वीरप्पन ने तेल मंगवाया और फिर उस तेल को सिर में लगाने के बजाय उसे अपने हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में हथकड़ी छुड़ाकर वहां से भाग गया। वीरप्पन कुछ समय तक हिरासत में भी रहा था, लेकिन भागने के बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास से बदला लेने के लिए उसे अपने जाल में फंसाया। वीरप्पन ने अपने छोटे भाई अर्जुनन को श्रीनिवास के पास भेजा। वहां अर्जुनन ने श्रीनिवास से कहा कि उसका भाई हथियार डालना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ चलें। श्रीनिवास तुरंत अपने दल बल के साथ वहां से निकले, लेकिन जब तक वो वीरप्पन के इलाके में पहुंचे तब तक उनके दल के लोग एक एक करके वहां से भाग गए थे। श्रीनिवास सिर्फ वीरप्पन के भाई के साथ वीरप्पन के पास पहुंचे। श्रीनिवास ने वीरप्पन को देखा, उसने भयंकर मूछें रखी थी और उसके हाथ में एक राइफल भी था। अचानक वीरप्पन जोर से हंसने लगा। श्रीनिवास को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जितने भी लोग उनके साथ आए थे वो सब एक एक करके वहां से चले गए थे।
वीरप्पन ने हंसते हंसते फायरिंग शुरू कर दी और जब श्रीनिवास इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब वीरप्पन ने उनके सिर को काटकर अपने दोस्तों के साथ श्रीनिवास के उस कटे हुए सर के साथ फुटबॉल भी खेला था। साल 1993 में वीरप्पन को एक बेटी हुई। उस वक्त उसके गैंग के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी थी। अब बच्ची नवजात थी इसलिए लगातार रो रही थी। एक बार उसके रोने की वजह से वीरप्पन मुसीबत में आ गया था। उसके रोने की वजह से वीरप्पन को पकड़े जाने का भय हुआ और इसलिए वीरप्पन ने अपनी नवजात बच्ची का कत्ल कर दिया और उसके शव को जंगल में ही दफना दिया। बाद में इस बच्ची का शव कर्नाटक एसटीएफ को मिला था। इसके बाद साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। राजकुमार 100 से अधिक दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे थे। वीरप्पन के आतंक से बौखलाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने साल 2001 में दिन के 11 बजे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को फोन किया। विजय कुमार के फोन उठाते ही मुख्यमंत्री साहिबा ने उनसे कहा कि हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बना रहे हैं। आपको कल तक वीरप्पन का काम तमाम करने का आदेश मिल जाएगा। विजय कुमार ने प्रभार संभालते ही वीरप्पन को मारने के लिए रणनीति बनानी शुरू की। वीरप्पन को वीडियो और ऑडियो बाहरी दुनिया में भेजने का शौक था। इसी वीडियो से पता चला था कि वीरप्पन की एक आंख कमजोर है। विजय कुमार ने तय किया कि वो अपने दल में ज्यादा लोगों को नहीं रखेंगे क्योंकि एक बार जब इतने बड़े लोगों के साथ हलचल होगा तो इसकी खबर वीरप्पन तक पहुंच जाएगी। विजय कुमार ने एक रणनीति बनाई जिसके मुताबिक वीरप्पन को आंख का इलाज करने के बहाने उसे जाल में फंसाया जाए। 18 अक्टूबर 2004 का समय था जब एक खास तरीके का एम्बुलेंस बनाया गया। उस पर एक अस्पताल का नाम भी लिखा गया था और वीरप्पन को जब इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग पहले से मौजूद थे और वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ इस एम्बुलेंस से जा रहा था। वीरप्पन ने खुद को पहचानने से बचने के लिए अपने मूंछों को कटवा दिया था। वीरप्पन जिस रास्ते से अस्पताल ले जाया जा रहा था उस रास्ते पर पहले से विजय कुमार अपनी टीम के साथ तैनात थे। एम्बुलेंस जब उनके पास पहुंची तो उसमें बैठे एसटीएफ के लोगों ने अचानक ब्रेक लिया। गाड़ी काफी तेज थी इसलिए गाड़ी के रुकते ही टायर से धुआं निकलने लगा। एसटीएफ का एक व्यक्ति दौड़कर विजय कुमार के पास पहुंचा और चिल्लाया कि सर, वीरप्पन इसी में बैठा हुआ है। विजय कुमार ने लाउड स्पीकर पर वीरप्पन को सरेंडर करने की घोषणा की, लेकिन अचानक एम्बुलेंस से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में कुल 338 राउंड की गोलियां एसटीएफ की तरफ से चलाई गई, जिसके बाद एम्बुलेंस से गोलियां चलानी बंद हो गई और 10:50 पर रात के 10:50 पर एसटीएफ का एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, ऑल क्लियर। इसी के साथ वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। हालांकि विजय कुमार कहते हैं कि जब वो एम्बुलेंस के पास वीरप्पन को देखने के लिए गए थे तो उस वक्त वीरप्पन की सांसें चल रही थी और आश्चर्य की बात ये थी कि कुल 338 राउंड की जो फायरिंग हुई थी उसमें से सिर्फ 2 गोलियां वीरप्पन को लगी थी। एक गोली उसके आंख में लगकर भेजे से निकली थी। वीरप्पन को जल्दी से अस्पताल भेजने का निर्णय लिया गया, लेकिन वीरप्पन की मौत उससे पहले हो चुकी थी। अस्पताल में जब वीरप्पन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वीरप्पन का शरीर इतना मजबूत था कि 52 वर्ष के होने के बावजूद वह 25 वर्ष के व्यक्ति की तरह मजबूत था। वीरप्पन के मरते ही विजय कुमार ने जयललिता को फोन किया, लेकिन रात का समय था और जयललिता सो चुकी थी। उनकी सचिव शीला बालकृष्णन ने फोन उठाकर कहा कि मैडम सो गई हैं। विजय कुमार ने कहा कि जल्दी मेरी उनसे बात करवाइए, मुझे उन्हें खुशखबरी देनी है। तुरंत जयललिता को फोन दिया गया और विजय कुमार ने फोन पर कहा, मैम वी हैव गॉट हिम। इसी के साथ वीरप्पन का अंत हुआ और आतंक के इस पन्ने को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आज वीरप्पन को मरे हुए ठीक 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब वीरप्पन का नाम सामने आता है तो लोगों के मन में आतंक के उस सौदागर की याद ताज़ा हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी वीरप्पन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमने बड़े प्यार से आपके लिए एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है sufferbihar.com। आप वहां पर जाकर भी हमारे खबरों को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।